हेलो फ्रेंड्स, मैं एचआर विश्वकर्मा और आज आप एचआर एकेडमी के साथ बने हैं अंटार्कटिका टॉपिक के साथ। अंटार्कटिका की अगर बात करेंगे तो जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, हमारे सारे वीडियो को देखें और उसको रीड करें ज़रूर, क्योंकि आगे चल के पूरी तरीके से उससे रिलेटेड आप लोगों को डिस्कशन क्लास टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे अंटार्कटिका की अगर बात करेंगे तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो 5वां बड़ा महाद्वीप कौन हो गया? 140 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला। यह कौन? अंटार्कटिका। कितने लाख वर्ग किलोमीटर में? 140। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और अकेला ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह जनशून्य है। जनशून्य और वीरान है, मतलब कोई रहते वहाँ नहीं है, कोई भी दूर दूर तक नज़र नहीं आते। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण, हिमाच्छादित बोले तो बर्फ से ढका रहने के कारण, अब बर्फ तो सफ़ेद दिखता है तो इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा गया है। इसकी खोज का प्रयास सबसे पहले एक अंग्रेज नाविक थे जिनका नाम था जेम्स कुक। याद होगा कि जेम्स कुक ने और भी किसकी खोज की थी? तो 1769 में किसकी खोज? न्यूजीलैंड की। 1770 में किसकी खोज? ऑस्ट्रेलिया की, है या नहीं? और कहाँ पहुँचा, किस पोर्ट में, सब कुछ बता दिया गया था। और यहाँ पर बात कर रहे अंटार्कटिका की खोज का प्रयास भी किसने किया? जेम्स कुक द्वारा किया गया। परंतु अंटार्कटिका वृत्त पार करने के बावजूद भी वे इसकी मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए। तो याद करोगे, खोज का प्रयास का सबसे पहले किसको जा रहा है? जेम्स कुक। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने वाला पहला व्यक्ति फेबियन वेलिंगशासेन था। क्या था? फेबियन वेलिंगशासेन, जो 1820 में वोस्टाक नामक जहाज पर, अब वास्टक है क्या? तो जहाज है। वास्टक है क्या? जहाज है, ठीक है, पर सवार होकर यहाँ आया था और दक्षिणी ध्रुव तक पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नॉर्वे का रहने वाले थे जिनका नाम था एमंडसन। 1911 में। तो ध्यान दीजिए, फिर से कुछ डाउट वाली बातों पर फोकस कीजिए। अंटार्कटिका का खोज का प्रयास सबसे पहले कौन? जेम्स कुक। लेकिन मुख्य भूमि को खोज करने वाला या पूरी तरह से अंटार्कटिका को खोज करने का श्रेय किसको जा रहा? फेबियन को जा रहा है। और ये कब की बात है? 1820 में। किस जहाज से आया था खोजने के लिए? तो जहाज का नाम है वोस्टाक। क्या है? वोस्टाक। और दक्षिणी ध्रुव तक पहुँचने वाला व्यक्ति का नाम है एमंडसन, जो कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे। जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग कमेंट के थ्रू आप आंसर रिप्लाई करने का काम जरूर से जरूर करें। अंटार्कटिक पहुंचने वाले प्रथम भारतीय रामचरण जी 1960 में पहुंचे थे, जबकि डॉक्टर गिरिराज सिरोही दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। याद रखिए, फिर से ध्यान दीजिए। अंटार्कटिका पहुंचने वाले बोले तो फेबियन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले बोले तो एमंडसन। क्या बोला? फेबियन और एमंडसन। लेकिन अंटार्कटिका पहुंचने वाले प्रथम भारतीय की अगर बात करें, किसकी बात करें? भारतीय, तो नाम आएगा रामचरण जी। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले कौन थे? गिरिराज सिरोही। गिरिराज सिरोही याद रखने का काम करेंगे। अच्छा, अब क्या है? 1981 से यहाँ प्रतिवर्ष भारतीयों का अभियान दल आने लगा है। कब से शुरू हो गया? 1981 से। तथा 1984 में भारत ने इस महाद्वीप पर भू संरचना, मौसम, पर्यावरण, जीवाश्म, जीव जंतु, वनस्पति, खनिज आदि के वैज्ञानिक परीक्षण हेतु यहाँ एक अस्थायी मानव युक्त केंद्र, जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, स्थापित कर दिया गया। इसका मतलब दक्षिण गंगोत्री रिसर्च सेंटर है
जो हमारे भारत के द्वारा 1984 में अंटार्कटिका में लागू किया गया। तो बताइए भारत का पहला रिसर्च सेंटर कौन है, कहाँ का, अंटार्कटिका में स्थापित, तो दक्षिण गंगोत्री। कब किया गया, 84 में, 1984 में। अब यह पूरी तरह नष्ट हो चुका है और 1987 में भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना की गई। 3 साल बाद किसकी स्थापना की गई, मैत्री की। किसकी स्थापना की गई, मैत्री की। और अभी हाल में ही है फिर एक स्थापना किया गया। अब वो कौन है आप सर्च कीजिए, बताने का काम कीजिए। आगे इस तरह का टॉपिक होगा तो बताने का काम तो मैं जरूर करूँगा। नेक्स्ट, प्रिडज बे के निकट लार्समन हिल्स में 2006 में नवीन शोध केंद्र बनाया गया और 2009 में 29वें भारतीय अंटार्कटिका अभियान में इसके पर्वतीय क्षेत्रों का अध्ययन किया गया। लार्समन हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय स्थापित किया गया और 18 मार्च 2012 से यहाँ परीक्षण कार्य शुरू कर दिए गए। तो इसका मतलब अब तक आपने कमेंट किया नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहला जो हो गया रिसर्च सेंटर दक्षिणी गंगोत्री 84, दूसरा 1987 मैत्री और तीसरा भारती 2012। इस केंद्र का सेवा काल 25 वर्ष निर्धारित किया गया। तो जो भारती का जो स्थापना किया गया सेंटर का, उसका कितना सेवा काल निर्धारित किया गया, 25 वर्ष। गोवा के वास्को डी गामा में केंद्रीय अंटार्कटिका और समुद्र अनुसंधान NCAOR संस्थान ने आइसोट्रेस लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया। 23 जुलाई 2014 को भारत का पहला बहु सेंसर उत्सर्ग वेधशाला इंड आर्क कोंग्सफोर्जडेन में स्थापित किया गया। अंटार्कटिका का 98% भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है। कितना परसेंट भाग, इस बर्फ की औसत मोटाई 2 से 5 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। केवल पाल्मर प्रायद्वीप कुछ सीमा तक बर्फ से मुक्त रहता है। इसका कोई तटीय मैदान नहीं है। मतलब 98% सदैव बर्फ से ढका रहता है। इसका मतलब 2% में क्या पाल्मर प्रायद्वीप देखने को मिलेगा कि नहीं। केवल 2% भाग गर्मी में बर्फहीन होता है और पाल्मर प्रायद्वीप एकमात्र ऐसा भूभाग है जो बर्फ से कुछ हद तक मुक्त है। अभी बात की हमने 98% ढका, मतलब 2% नहीं है। वो कौन है, तो पाल्मर प्रायद्वीप। तो पाल्मर प्रायद्वीप है कहाँ, अंटार्कटिका में। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण ही इसे गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। तो गतिशील महाद्वीप क्यों कहा गया, घूमने के कारण नहीं, गति होने के कारण नहीं, बल्कि शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में इसका अलग अलग आकार देखने को मिलती है। जाहिर सी बात है जी, शीत में देखोगे बर्फ जमी रहती है तो उसका आकार कुछ और हो जाता है। गर्मी में आप देखोगे कि कम हो जाती है, कहीं कहीं तो बर्फ ही नहीं दिखती है। तो इसका मतलब क्या, अलग अलग आकार देखने को मिला या नहीं, इसलिए इसे गतिशील महाद्वीप कहा गया। समुद्री तटों से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर समुद्र में तैरते हैं, जिन्हें हिमशैल कहते हैं। तो हिमशैल किसको कहा गया, किसको कहा गया, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर समुद्र में जो तैरते हैं उसे हिमशैल कहते हैं। याद रखने का काम करेंगे। ये हिमशैल मीठे पानी के भंडार होते हैं। अंटार्कटिका में बर्फ की 19 मीटर मोटी परत के नीचे वीदा नामक अत्यधिक खारी झील मिली है, ठीक है। क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। किसको, अंटार्कटिका को। तो अंटार्कटिका को 2 बराबर भागों में कौन बांटी, क्वीन मॉड। कौन बांटी, क्वीन मॉड। इस तरह का बहुत सारा सवाल आपको देखोगे, भारत को कौन बांटती है, ऑस्ट्रेलिया को कौन बांटती है। तो अब यहाँ पर सुनने को मिला अंटार्कटिका को कौन बांटती है, तो क्वीन मॉड। माउंट, उसके बाद कहा जा रहा है यहाँ की सर्वोच्च चोटी विंसन मैसिफ है। तो सर्वोच्च चोटी
सर्वोच्च चोटी माउंट एब्रूस यहाँ का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो विल्सन मैसिव क्या हुआ? सर्वोच्च चोटी शिखर। और माउंट एब्रूस क्या है? तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। अंटार्कटिका की भूमि 3 महासागरों से घिरी है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। आप देखिए अंटार्कटिका पर फोकस कीजिए, आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा प्रशांत महासागर, मिड में दिखेगा हिंद महासागर और राइट साइड में आपको क्या, तो ठीक है, तो आपको दिखेगा प्रशांत, अटलांटिक, हिंद। इस तरह से आप देखोगे सीक्वेंस में देखने को मिलेगा। अब कहा जाए इन महासागरों के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर, मतलब जो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक की बात कर रहे हैं, तो इनके दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। तो याद रखोगे अंटार्कटिक महासागर को और किस नाम से जाना गया? दक्षिण महासागर। इसका तापमान 4 डिग्री से कम रहता है। वेडेल सागर, वो रास सागर अंटार्कटिका सागर के ही भाग है। विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के वोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया। कितना किया गया है? -95 डिग्री सेंटीग्रेड किया गया है। अंटार्कटिका के पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। सूर्य के उत्तरायण के बाद यहाँ 6 महीने तक रात होती है। हाँ, जाहिर सी बात है, जब आप देखोगे कि दक्षिणी गोलार्ध से जैसे उत्तरी गोलार्ध की ओर मूव करती है सूरज की किरणें, तो क्या होती है? यहाँ 6 महीने रात होती है। इसलिए तो आप देखोगे कि दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव ऐसा पॉइंट है जो 6 महीने दिन और 6 महीने रात वाला सिचुएशन देखने को मिलते हैं। जबकि सूरज के दक्षिणायन के बाद यहाँ 6 महीने तक दिन रहता। तो जाहिर सी बात है 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में जब तक है तो रात है, तो पूरा अंटार्कटिका 6 महीने रात हो गई। लेकिन जैसे ही वो दक्षिणी गोलार्ध की ओर आई, उसकी किरणें पड़ी, तो 6 महीने तक दिन देखने को मिलेंगे। परंतु सूर्य की किरणें इतनी तिरछी होती है कि वायु गर्म नहीं हो पाती। नवंबर से फरवरी का समय कुछ ग्रीष्म काल है। नवंबर से फरवरी का, तो अंटार्कटिका में गर्मी का सिचुएशन कब दिखा रहा है? तो जाहिर से बात है, याद रखें हम लोगों के इलाके में ठंड कब होती है? नवंबर से। क्यों होती है? तो क्यों होती है? क्योंकि सूर्य पास नहीं होती है। तो किसके नज़दीक होती है? तो अंटार्कटिका के पास। तो नवंबर से फरवरी तक हमारे पास ठंड होती है, तो वहाँ अंटार्कटिका के पास क्या होगी? गर्म होगी। ओजोन रिक्तीकरण की प्रक्रिया की खोज सबसे पहले अंटार्कटिका में 1985 में हुई। तो याद रखोगे, ओजोन कहा जाता, सुना है ना आपने, ओजोन में छेद हो गया। तो सबसे पहले कहाँ खोज की गई? अंटार्कटिका में खोज की गई, 1985 में की गई। यह भी धीरे धीरे स्पष्ट हो गया कि अंटार्कटिका के ऊपर छिद्र, बोले तो होल में क्रमशः फैलाव हो रहा है। तो सबसे पहले ओजोन में छिद्र कहाँ? अंटार्कटिका के पास। कब? 1985। अंटार्कटिका पर ध्रुवीय शीर्ष, बोले तो पोलर हाई स्थान होने के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर्दियों में बर्फ क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है। याद रखेंगे CFC कार्बन, आपको पता होगा कि ओजोन अगर छिद्र होती है तो CFC के कारण, CFC बोलो तो C क्लोरो, F फ्लोरो, C कार्बन के कारण। लेकिन अंटार्कटिका में क्या होती है कि सर्दियों में ये बर्फ क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाती है। बसंत ऋतु में जब बर्फ पिघलने लगती है तो बर्फ क्रिस्टल के रूप में बने क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुक्त होकर ओजोन परत को तोड़कर छिद्र कर देते हैं। तो आपके क्वेश्चन भी है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन अत्यधिक ठंड के कारण सर्दियों में किसके रूप में जमा हो जाते हैं? तो बर्फ क्रिस्टल के रूप में। लेकिन जब पिघलने लगती है तो बर्फ़ किस रूप में आ जाते हैं?
गैस के रूप तो CFC के रूप में आ जाते, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में आ जाते, या फिर पहले से बन चुके छिद्र के आकार को बढ़ाते रहते हैं। इसी छिद्र से होकर सूरज की खतरनाक किरणें सीधी धरती पर पहुंचती है। लाइकेन और मांस यहाँ की मुख्य वनस्पति है। ठीक है, तो क्या मुख्य वनस्पति? लाइकेन और मांस। अल्बाट्रोस पेट्रल नामक उड़ने वाले समुद्री पंछी तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो लाइकेन मांस क्या है? वनस्पति। अल्बाट्रोस पेट्रल क्या हो गया? उड़ने वाले समुद्री पक्षी। ठीक है, मतलब पक्षी है। पेंगुइन का तो नाम सुना होगा आपने। इस महाद्वीप की अपनी पहचान है। कौन? पेंगुइन। यहाँ क्रिल ही एकमात्र साधन है जिसके विकास की संभावनाएं है। क्रिल मछली के झुंड में रहती है। क्रिल क्या है? किसके झुंड में रहती है? मछली के झुंड में। इसमें कई उत्पाद बन सकते हैं। इस महाद्वीप में विश्व के वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ से अनेक प्रकार के खनिज द्रव्य जैसे सोना, चांदी, तांबा, कोयला, मैग्नीज, यूरेनियम, प्लेटिनम, क्रोमियम, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि की जानकारी मिल चुकी है। किंतु प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण अभी यह लाभ नहीं दे सकता, क्योंकि इतनी मोटी बर्फ जमी है, तो जाहिर सी बात है इसका लिए कोई ना कोई टेक्निक लाना पड़ेगा। परंतु यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के विशिष्ट अवसर प्रदान करता है। इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। तो गतिशील महाद्वीप कौन? श्वेत महाद्वीप कौन? विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन? यहाँ का मुख्य वनस्पति कौन? लाइकेन और मांस। यहाँ का कुछ पक्षी का नाम बताइए। तो अल्बाट्रोस और पेट्रल। ठीक है, यहाँ का कोई पशु का नाम बताइए। तो आप देखो पेंगुइन। मछली का नाम बताइए। तो क्रील। याद रखेंगे। अब कहा जा रहा कि 28 अक्टूबर 2016 की बात को ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में संपन्न कमीशन फॉर द कन्जर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका मैरीन लिविंग रिसोर्स, जिसको CCMLR भी कहते हैं, की बैठक में 24 देशों एवं यूरोपीय संघ द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत अंटार्कटिका के रास सागर क्षेत्र को विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र कौन? ये रास सागर अंटार्कटिका का। 13 जुलाई 2017 की बात करेंगे तो अंटार्कटिका के चौथे सबसे बड़े हिम चट्टान लार्सेन सी का एक बहुत बड़ा भाग अलग होकर वेडल सागर की ओर चला गया। किधर चला गया? वेडल सागर की ओर, जिसका क्षेत्रफल लगभग 58,000 वर्ग किलोमीटर है। और अंटार्कटिका में भारत का 36वां अभियान देखने का काम करेंगे। भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का अंटार्कटिका और समुद्री अनुसंधान केंद्र प्रतिवर्ष अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिक मिशन का आयोजन करता। ध्यान दीजिए, क्या बोला जा रहा? भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का अंटार्कटिका और समुद्री अनुसंधान केंद्र प्रतिवर्ष अंटार्कटिका में क्या करते हैं? भारतीय वैज्ञानिक मिशन का आयोजन करते रहते हैं। ठीक है, 2017 में 36वां अभियान में इसरो से 2 शोध दल भेजे गए। कितने? 2, जो अंटार्कटिका में जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। तो याद रखिए 36वां अभियान कब हुआ भारत का? 17 में। इसमें कितने दल भेजे गए? 2। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। बाकी ये अंटार्कटिका कंप्लीट होता है
बाकी के लिए नेक्स्ट एपिसोड में बने रहेंगे। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।